नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात वाइब्रेंट गुजरात की, जिसके लिए पीएम मोदी 3 दिन गुजरात में रहेंगे। शुक्रवार को 18 से 20 जनवरी तक चलने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2019 के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम को साबरमती रिवर फ्रंट पर दुबई की तर्ज पर आयोजित शॉपिंग फेस्टिवल 2019 का उद्घाटन करेंगे। यहीं एक सभा को संबोधित करने के बाद गांधीनगर के महात्मा मंदिर के लिए रवाना होंगे, जहां कई देशों से आए प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के साथ बैठक होगी। शुक्रवार को गांधीनगर में रात्रि विश्राम के बाद 19 जनवरी को सूरत के हाजिरा में गन फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। वहीं से संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सिलवासा में कई विकास कार्यों को जनता को सौंपेंगे। दौरे के पहले दिन गांधीनगर पहुंचे पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। उसके बाद अहमदाबाद में नवनिर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2019 में देश के नामी उद्योगपतियों समेत कई देशों के बड़े व्यापारी हिस्सा ले रहे हैं। इस ग्लोबल समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी समेत करीब 30,000 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस बार वाइब्रेंट गुजरात समिट में पाकिस्तान को छोड़कर 16 देश हिस्सा ले रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए विरासत मेले में लोगों से आने की अपील की और देश के छोटे व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की। इसमें ऐसी वस्तुओं का इतना व्यापक और विशाल संग्रह है, भंडार है, कि पूरी दुनिया में हम बहुत तेजी के साथ अपनी पहचान को और मजबूत कर सकते हैं। इस तरह के फेस्टिवल निश्चित तौर पर छोटे उद्यमी को बड़ा मार्केट पाने में बहुत मददगार होते हैं। उन्हें ऐसे आयोजनों से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। साथियों, देश में व्यापार और कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए सरकार नित्य नए प्रयास कर रही है कि 4 वर्ष पहले जहां हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 142वें नंबर पर थे, आज 77वीं रैंक पर हम पहुंच चुके हैं, यानी 65 रैंक का रिकॉर्ड जंप। गुजरात दौरे पर जाने से पहले पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर 3 तस्वीरें अपलोड की। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास की हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले पीएम मोदी ने तस्वीरों को जारी करते हुए कहा कि दोस्तों, अब 3 दिन बाद मिलेंगे। अब बात करते हैं यूपी की सियासत की, जहां सपा बसपा के गठबंधन ने अब शेप ले लिया है। साथ ही पश्चिमी यूपी में किस सीट पर कौन लड़ेगा, इसका भी फैसला हो चुका है। यूपी में बीजेपी से मुकाबले के लिए गठबंधन ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। आरएलडी से समझौते के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 22 सीटों पर बंटवारा फाइनल हो गया है। सूत्रों की माने तो पश्चिमी यूपी की 11 सीटों पर बीएसपी, 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 3 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। एक सीट ऐसी है जिस पर कैराना का फार्मूला अपनाया जाएगा। अब जरा नजर दौड़ा लेते हैं कि कौन सा दल कहां से ताल ठोकेगा। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, नगीना और अलीगढ़ की सीटें बीएसपी के खाते में गई हैं। वहीं हाथरस, कैराना, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद और एटा से समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी, जबकि मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर सीटों पर आरएलडी प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। वहीं हाथरस सीट पर आरएलडी प्रत्याशी सपा के सिंबल पर ताल ठोकेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता चंद्रमोहन ने साफ तौर पर कहा कि मायावती और चौधरी अजीत सिंह ने आत्मसमर्पण किया है। बीजेपी अपनी रणनीति में एक बार फिर कामयाब होगी। ये अजीत सिंह, मायावती जी और इसमें आत्मसमर्पण किया है अजीत सिंह जी ने। इसमें जनता नहीं है, इसमें चौधरी चरण सिंह के अनुयायी नहीं है।
चौधरी चरण सिंह जी की विचारों की आत्मा की हत्या करके ये गठजोड़। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि आम चुनाव में सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर बीजेपी को मात देंगे। तो जो रणनीति माननीय अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर में बनाई थी, उससे मजबूत रणनीति बनाई है और ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खोलने देगा। कुल मिलाकर साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, जाटा और मुस्लिम तीन बड़ा वोट बैंक है जो गठबंधन के लिए किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस बड़े गठबंधन और बड़े वोट बैंक के समीकरण का सामना कैसे करती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि गठबंधन के मुकाबले में बीजेपी अपनी कौन सी रणनीति बनाती है। फिलहाल 22 सीटों पर जीत के फार्मूले और बंटवारे के फार्मूले ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। मुंबई में डांस बार को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त मंजूरी दी है। कोर्ट से हरी झंडी के बाद बार बालाएं तो खुश हैं, लेकिन महाराष्ट्र के एक मंत्री ने कहा है कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के सामने अपील की जाएगी। शर्तों के साथ फिर खुलेंगे डांस बार। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद एक बार फिर मुंबई में डांस बार गुलजार होंगे और इन डांस बार में न सिर्फ बाल बालाएं डांस करेंगी बल्कि डांस के बीच शराब भी परोसी जाएगी। लेकिन डांस बार को खोलने और उसे चलाने के लिए कोर्ट ने कुछ नियम कायदे तय किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि ग्राहक बार बालाओं को टिप दे सकेंगे लेकिन पैसे नहीं लुटा पाएंगे। डांस बार में अश्लील डांस की मनाही होगी, लेकिन डांस बार में ऑर्केस्ट्रा पर रोक नहीं होगी। डांस बार में सीसीटीवी लगाना भी जरूरी नहीं होगा। स्कूल और धार्मिक स्थान से तर्कसंगत दूरी पर डांस बार खोले जा सकेंगे और सिर्फ अच्छे लोगों को लाइसेंस देने की शर्त भी कोर्ट ने खत्म कर दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार चलाने के लिए राज्य सरकार के कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया है। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने राज्य सरकार के इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। खुश हूँ कि कम से कम एक जजमेंट ऐसा मिला है कि डांस बार शुरू होने का जो रास्ता है वो काफी क्लियर हो गया है। साथ में कुछ थोड़ा सा दुख है क्योंकि काफी सारी लड़कियां बहुत बुरी हालात से गुजर चुकी हैं और थोड़ा डर है क्योंकि बावजूद कई जजमेंट्स के डांस बार शुरू नहीं हो पाए हैं। सर, हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। हम सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं कि इस डांस बार केस में इतनी खुशी है ना कि आज हम अपने पैरों पे खड़े होकर आज अपना मतलब कमा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद बार बालाएं जरूर खुश हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री विनोद तावड़े ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के सामने अपील करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। डेरा प्रमुख राम रहीम को उसके एक और अपराध की बड़ी सजा मिली है। साध्वी यौन शोषण केस में सजा काट रहे राम रहीम को अब पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में दोषी ठहराए गए गुरमीत राम रहीम और उसके 3 गुर्गों को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को पंचकूला की सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में निर्मल, कुलदीप और कृष्णलाल को भी उम्र कैद की सजा मिली है। पत्रकार हत्या मामले में कोर्ट ने चारों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। राम रहीम की उम्र कैद की यह सजा दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा पूरी होने पर शुरू होगी। इसका मतलब ये है कि राम रहीम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही बिताएगा। के बाद मानी जाएगी। ऑर्डर में जैसा ने प्रोनाउंस किया है कि उन्होंने 427 सीआरपीसी का जो प्रोविजन है उसको एक्सरसाइज नहीं किया, जो उसकी उनके डिस्क्रिप्शन थी, और ये सजा उसका जो रेप केस में सजा खत्म होने के बाद फिर से शुरू हो। सीबीआई की विशेष अदालत के इस फैसले पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे ने भी खुशी जताई है। कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड की थी, लेकिन न्यायपालिका ने आज आजीवन कारावास चारों अभियुक्तों को गुरमीत राम रहीम सहित सुनाया और मेरा ये मानना है कि सजा जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। आइए जान लीजिए वो पूरा मामला क्या है जिसमें कोर्ट ने राम रहीम समेत 4 लोगों को उम्र कैद की सजा दी है। 16 साल पहले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने साध्वी यौन शोषण मामला उजागर किया था। रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में साध्वी यौन शोषण मामले पर खबरें प्रकाशित की थी। इस मामले में राम रहीम की तरफ से रामचंद्र पर दबाव बनाया गया और धमकियां भी दी गई।
और 24 अक्टूबर 2002 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति पर हमला कर दिया गया। निर्मल के साथ कुलदीप ने डेरा के मैनेजर कृष्णलाल के लाइसेंसी रिवॉल्वर से रामचंद्र पर गोलियां चलाई थीं, जिसके बाद 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रामचंद्र की मौत हो गई। जिस साध्वी यौन शोषण मामले में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने आवाज उठाई थी, उसमें तो राम रहीम पहले से ही 20 साल की सजा काट रहा है। अब पत्रकार की हत्या मामले में भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आने वाली 26 जनवरी को देश गणतंत्र दिवस मनाएगा, लेकिन जश्न में खलल डालने के लिए आतंकी संगठन सक्रिय हो गए। एनआईए की टीम देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी कर संदिग्धों को हिरासत में ले रही है और 25 दिन 5 छापेमारी से कई राज भी खुले हैं। छब्बीस जनवरी से पहले आतंकी मंसूबों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एनआईए की छापेमारी से हड़कंप। पच्चीस दिन 5 छापेमारी से खुले कई राज। मस्जिद का मौलवी, मदरसे का टीचर, बुलंदशहर से हबीब की गिरफ्तारी। अमरोहा में पिता से पूछताछ। हापुड़ में भी रेड। छब्बीस जनवरी से पहले रेड अलर्ट पर आधा हिंदुस्तान। छब्बीस दिसंबर में पश्चिमी यूपी समेत दिल्ली, पंजाब के शहरों में फैले आईएसआईएस के तार की पड़ताल में जुटी है एनआईए। आईएसआईएस मॉड्यूल के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के सिलसिले में एनआईए के लगातार हो रहे हैं छापे। आरोप है कि ये मॉड्यूल दिल्ली, हापुड़, बुलंदशहर और अमरोहा समेत हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों में नेताओं और सरकारी प्रतिष्ठानों पर आत्मघाती हमले और सिलसिलेवार बम धमाके करने की योजना बना रहा था। एनआईए का दावा है कि 26 दिसंबर 2018 से लेकर अब तक इस संबंध में 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 12 जनवरी को हापुड़ से 24 साल के मोहम्मद अफसार को गिरफ्तार किया था, जिसके 5 दिन बाद 17 जनवरी को भी इन इलाकों में छापेमारी की गई। ये कौन है? आईएसआईएस से इनका संपर्क कैसे हुआ? पश्चिमी यूपी के युवाओं को आतंक का रास्ता दिखाने वाला कौन है? आज हम आपको बताएंगे। साथ ही ये खुलासा करेंगे कि जिस सुतली बम को लेकर मजाक बनाया जा रहा था, उसका इस्तेमाल कैसे होने वाला था। तो बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।